तो एयरपोर्ट में ये चीज़ बड़ी काउंट की जाती है कि आपने कपड़े किस लेवल के पहने हैं। पर्सनल हाइजीन के हवाले से नहाने का बेहतर तरीका क्या है? अगर आपका सांस फूला हुआ है तो आपने नहीं नहाना। यंग एज के बच्चे जिम से आए हैं लेकिन कई लोग बेहोश हुए, कई लोग कोमा में चले गए, जिम के फौरन बाद भी नहीं नहाना आपने। एक्सरसाइज अब ऑयली स्किन है तो उसको जल्दी नहाने की जरूरत है, तो एक दिन छोड़ के जरूर नहा ले। दही और अंडा जो है ना, ये आपके बालों को ना मॉइस्चराइज कर देता है। मेडिकली हम कहते हैं कि कोई भी तेल नहीं लगाना चाहिए, या फिर वो एक तेल है, जितनी भी बादी गजाएं हैं वो सारी की सारी बालों के लिए नुकसानदेह, लेकिन जोड़ों के दर्द में बादी गजाओं का बड़ा नुमाया रोल है। आजकल यंगस्टर्स में बालों की सफेदी का मसला बहुत कॉमन है। हेडफोन्स कानों के लिए बहुत डेंजरस है। ADHD एक बीमारी या है, वो जो बच्चा है उसकी लर्निंग और उसका बोलचाल जो है वो लेट हो जाती है। नाक की सफाई कैसे करें? स्किन को कैसे साफ रख सकते कि हैं? आप दिन में 10 दफा मुंह धोएं, जितनी ड्राई स्किन होगी जल्दी झुर्रियां पड़ेंगी। दांतों की सफाई कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितने मिनट तक ब्रश करना चाहिए? टूथपेस्ट कभी भी एक मटर के दाने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोग अपने दांत ज्यादा साफ करते हैं वो अपने दांत को डैमेज करते हैं। खवातीन लंबे नाखून रखना बहुत पसंद करती हैं, क्या ये अनहाइजीनिक है? शुगर के मरीज के बारे में कहा जाता है कि वो बेशक मुंह ना धोए लेकिन पाँव जरूर धोए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। कहते हैं कि सफाई निस्फ़े ईमान है। कहीं से पता चलता है कि साफ़ रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो लोग हैं वो पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहाते नहीं हैं, वो साफ़ रहने की कोशिश नहीं करते। मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं कि नहाना किस तरह से चाहिए, अपने दांतों की, अपने हाथों की, अपने जिस्म के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी सफाई किस तरह से करनी चाहिए कि वाकई वो पर्सनल हाइजीन में फॉल करे। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम साहब, हु इज़ अ पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड अ जनरल फिजिशियन। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को बेहतर बना सकते हैं। इससे हमारा लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, इससे हमारी हेल्थ भी बेहतर होगी और वाकई हम साफ़ इंसान कहलाएंगे। तो चलिए आज इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं पर्सनल हाइजीन में और किस तरह से जो है सफाई को फॉलो कर सकते हैं हम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक दफ़ा फिर से टाइम दिया नहीं, आपका भी शुक्रिया। एक दफ़ा इतने इंपॉर्टेंट इशू पे। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि पर्सनल हाइजीन से हम क्या मुराद लेते हैं? पर्सनल हाइजीन में दो चीज़ें आएंगी। एक तो आपका जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, बेशक आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपका हिस्सा तो आपने पहनना तो है उसको, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें। आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी उसका हिस्सा है। तो वो जो ड्रेस है उसकी हाइजीन, और आपने जो शूज़ पहने हैं, जो सॉक्स पहनी हैं, उसकी हाइजीन। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपके जिस्म की हाइजीन। और इसमें जैसे आपने शुरू किया तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लाम ने इस सिलसिले में बहुत ही अच्छी हदायत दी हैं। बेशक। मैं समझता हूँ कि कोई बंदा अगर इस्लाम के असूलों पर चले, जैसे इस्लाम में है वज़ू करना और नहाने को गुस्ल जो है, इसकी बड़ी अहमियत है। फिर मसवाक की बड़ी अहमियत है। तो ये चीज़ें अगर कोई शख्स करता रहे तो मेरा ख्याल है कि पर्सनल हाइजीन जो है ना, उसके तमाम तकाजे पूरे हो जाते अच्छा, अगर हम इस्लाम के असूलों को फॉलो कर लें तो पर्सनल हाइजीन पूरी हो जाती हैं। है। हाँ जी, बिल्कुल पूरी हो सही जाती है। सही सही। तो जब आपने ड्रेसिंग का जिक्र किया कि ड्रेसिंग भी पर्सनल हाइजीन में आती है, तो किस तरह से ड्रेसअप इंसान को करना चाहिए? क्या इसके भी कोई होते हैं कि ख़ास किस्म का ड्रेस पहनना है या कोई ख़ास किस्म का फैब्रिक होता है, ये क्या होता है? आपने शायद देखा होगा, स्पेशली मैं लेडीज़ का कहता हूँ कि वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखती हैं कि मैंने जिस जगह पे जाना है वो माहौल कैसा है, उसके मुताबिक वो जो है हमें किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए। वो अब यही मैं कहता हूँ कि आपने ये ज़रूर देखना है कि एक तो आपका ड्रेस नीट एंड क्लीन हो, सही। इस्त्री किया हुआ हो, हम्म, दूसरा वो माहौल के मुताबिक हो। मैं सही। इस सिलसिले में आपको ना दो वाक़यात सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो माहौल के मुताबिक ड्रेस पहनना है उसकी अहमियत क्या है। एक वाक़या है शेख सादी का। उनको एक महफ़िल में हम्म, एक अमीर आदमी ने बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया था। सही। वो उन्होंने कहा जी कि मेरी ज़ात को बुलाया तो मुझे अपनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करने की क्या ज़रूरत है। वो उसी तरह जैसे घर के कपड़ों में बैठे थे उठ के चले गए। ठीक है। उसको दरबान ने अंदर घुसने भी नहीं दिया, अच्छा। और वो बेचारा काफ़ी देर तक कहते रहे कि मैं ही शेख सादी हूँ। उन्होंने कहा जाओ जाओ चले जाए। उसके बाद वो वापस आए, उनको एहसास हुआ कि मैंने सही ड्रेस नहीं पहना। हम्म, वापस आके घर आके उन्होंने ड्रेस चेंज किया। हम्म, तो फिर वो जब गए ना, तो फिर दरबार ने कहा कि अब ठीक है। अच्छा। वो जाने लगे ना अंदर, तो वो उतनी देर में वो जो जिस मेज़बान ने बुलाया था वो भी आ गया। हम्म,
और उसने फिर शेख सादी को बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया। तो शेख सादी को जब खाना खाने लगे ना, तो वो बार बार उठा के खाना अपने ड्रेस पे फेंक रहे थे। तो वो उसने मेज़बान ने पूछा आप क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं ये खाना मेरी ज़ात का या मेरा नहीं है, ये इस ड्रेस का है। मेरे कपड़ों की मरहूने मिन्नत है कि हाँ, मैं जो कपड़े पहन कर आया हाँ, हूँ। तो ये कपड़ों की बहुत अहमियत होती है। अच्छा, तो मैं लोग तो बड़ा कह रहे होते हैं कि ब्रांड को फॉलो ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी कपड़े पहन के चले जाएँ, कपड़े हमारी शनाख्त है। नहीं, कपड़े हमारी शनाख्त ज़रूर है, ब्रांड को फ़ॉलो करना या ना करना ये एक सेपरेट मैटर है। सही। लेकिन कपड़े अगर आपने सिचुएशन के मुताबिक पहने हैं, मैंने देखा है कि कई लोग जो है जो ब्रांड को नहीं समझती, कई लेडीज़ हैं, जेंट्स भी हैं, वो अपने तौर पे खुद चॉइस करते हैं। मैं बल्कि इस चीज़ को प्रमोट करूँगा कि आप खुद चॉइस करें, सही। खुद खरीदें, खुद सिलवाएँ। और अपने कलर्स का भी खुद ही चॉइस करें हाँ, कि खुद क्या-क्या चॉइस कलर्स करें। पहनने हैं। फिर उसका आप देखिएगा, एक तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, दूसरा वो चीज़ भी अच्छी बनेगी। अच्छा, दूसरा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मैं दुबई गया था, तो मेरे साथ हमदर्द दवाख़ाने के एक चीफ़ हकीम थे, ज़ैदी साहब। सही। वो साथ गए, तो मैंने उनसे कहा कि देखें जी, हमने एयरपोर्ट पे जाना है, तो एयरपोर्ट में ये चीज़ बड़ी काउंट की जाती है कि आपने कपड़े किस लेवल के पहने हैं। तो मुझे वो कहने लगे जी आपने क्या पहनना है? मैंने कहा जी मैं तो सूट पहन के जाऊँगा, टाई लगा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने एयरपोर्ट पे सूट पहना है, टाई लगाई है, तो आपकी इज़्ज़त अच्छी होगी। बढ़ेगी। वो कहते हैं नहीं, नहीं, शख्सियत अहम होती है। सही। मैं जब कहूँगा ना कि मैं हमदर्द दवाख़ाने का हकीम हूँ, तो वो मेरी इज़्ज़त बढ़ेगी। मैंने कहा जी ठीक है, आप कर लें। वो उन्होंने शलवार की कमीज़ पहनी, ऊपर से वास्कट पहन ली। जब हम गए ना दुबई एयरपोर्ट पे, तो दुबई एयरपोर्ट पे ये होता है कि जब आप उतरते हैं ना, तो वो आपकी आँखें टेस्ट होती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स का जो है ना, ये जो आइरस है आँख का, ये मुख्तलिफ है। तो वो लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन। हम भी उस लाइन में लग गए। थोड़ी देर बाद एक अरबी आया, दुबई का कोई बड़ा ऑफिसर था, वो देख रहा था लोगों को। मुझे उसने देखा, तो मुझे उसने कहा कि आप बाहर आ जाए। ज़ैदी साहब मुझे कहते हैं लो जी, तुसी पालो सूट। अच्छा। अच्छा, मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे आप अपना वीज़ा दिखाएं। मैंने उनको वीज़ा दिखाया, उसने साइन किए। तो उसने मुझे कहा कि ये लाइन जो है ना, वो आप जैसे स्टेटस के लोगों के लिए नहीं है, ओके। तो आप आई टेस्ट कराए बगैर ही बेशक एयरपोर्ट से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ़ अच्छा, आपके सूट की वज़ह से। सूट की वजह से। अच्छा, अब ये है कि वो मैं बाहर आ गया। ज़ैदी साहब कोई 2.5 घंटे बाद, इतनी लंबी लाइन थी, 2.5 घंटे बाद बाहर आए। तो मैंने कहा जी ज़ैदी साहब चलें, होटल चलते हैं। कहते नहीं, पहले मुझे किसी दुकान पे लेके जाओ, पहले मैं सूट खरीदूँगा तो फिर मैं फिर होटल जब जाऊँगा। उनको पता चल गया ड्रेसिंग की कितनी तो वो अहमियत है। ड्रेसिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ास तौर पर सिचुएशन का ज़रूर ख़्याल रखें कि माहौल किस तरह का है, हाँ, उसके मुताबिक कि आप जैसा अपनी देश ड्रेस, वैसा भेष। जैसा देश वैसा आपको भेष। वैसा ड्रेसअप होना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर बात की बात करें, या हुँ, जिसको हम अगर इस्लामी असूलों के मुताबिक बात करें, हम गुस्ल कह लेते हैं, हाँ जी। तो उसका क्या तरीका है? खैर हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन पर्सनल हाइजीन के हवाले से कितनी दफ़ा दिन में नहाना चाहिए, या नहाने का बेहतर तरीका क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपको दिन में 2 दफ़ा नहाना चाहिए। सही। अगर आप 2 दफ़ा नहीं नहा सकते, तो बेस्ट ये है कि आप रात को सोने से पहले नहाएँ। ठीक है। और उसमें उसकी जो ख़ास वजह है वो ये है कि सारा दिन हुँ। हमारे जिस्म में, हमारी जो स्किन है, इसमें 2 तरह के सुराख हैं। सही। एक पसीने के सुराख, हुँ। एक चिकनाई के हुँ। सुराख। और ये पसीने और चिकनाई के सुराख में से पसीना निकलता रहता है, उसके पीछे पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, चिकनाई के पीछे चिकनाई के ग्लैंड्स ऐसा ही। होते हैं। तो वो अगर हम अपने आप को सोने से पहले क्लीन नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा कि वो बाहर निकल के आपके जो ग्लैंड्स के जो मुंह हैं, उनको वो बंद करेगा। सही। तो इसलिए सोने से पहले एक दफ़ा आप पूरी तरह अपने जिस्म को मल के ना, बेशक साबुन ना लगाएं, मल के सिर्फ आपने उनके मुंह खोलने। सोने से पहले नहाना बहुत ज़रूरी हाँ है। जी, वो ज़रूरी है। यानी कि और आप जैसे कह रहे हैं कि बॉडी को रब करना, जी ताकि जी, रब उसका करना। जो पोर्स हैं वो खुल जाए। हाँ जी। सही। अच्छा, नहाने में एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट हुँ। है। अगर आपका सांस फूला हुआ है, तो आपने नहीं नहाना। सही। कोई एक्सरसाइज करके आए हैं? हाँ, एक्सरसाइज करके आए हैं, हुँ। तब नहाना ठीक नहीं है। हुँ। कोई और इस तरह का मसला है, आप मेंटली बहुत अपसेट हैं, तब भी नहीं गुस्से में नहाना हैं, चाहिए? तो थोड़ा-सा ठहर जाएँ। अच्छा। मैं एक वाकया सुनाता हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल का। हम लोग थे, मेडिकल 1 वार्ड था, काफ़ी पहले की बात है। तो एक गाँव के ज़िम्मेदार थे, उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया सही। कि जी अब आपको हार्ट ठीक है, काफ़ी बेहतर है, अब आप महीने के बाद आके ना तो चेक करा लिया करें। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अपने गांव फ़ोन किया
उनका बेटा जो है ना उनको लेने आ गया, लेकिन आते हुए उसके बेटे ने क्या किया कि वो पूरे गांव में कहा जी कि मैं अपने वालिद को लेने जा रहा हूँ, तो जो कोई भी साथ जाना चाहता है चला जाए। तो गांव के काफ़ी लोग तैयार हो गए, पूरी बस भर के आ गए। अच्छा। अब जब वो चौधरी साहब को पता चला कि जी मेरी पूरे गांव के लोग जनाब इस्तकबाल मुझे करने के लिए आए। इस्तकबाल के लिए आए हैं, वो बड़े ही खुश हुए। प्राइवेट कमरा था उनका, कमरे से बाहर वो तेज़ तेज़ गए हैं, जाके उनके बेटा उनके लिए सफ़ेद माया का जो है ना ड्रेस जो होता है वो लेके आया था। वो उसको उन्होंने दिया, गांव के लोगों से सबसे हाथ मिलाया और उसी खुशी खुशी में कहते जी मैं अभी आया। तो वो तेज़ी तेज़ी में आए और सीधा ही वॉशरूम में चले गए। तो उन्होंने क्या किया, शावर चला के ना तो नहाना शुरू कर दिया। अब शावर जब उनके मुंह पे पड़ा ना तो एकदम उनका सांस बंद हुआ, साथ साथ ही हार्ट अटैक हुआ और वो गुसल खाने के अंदर ही फौत हो गए। ओह माय गॉड। बाद में बाकायदा उसका फिर वो रिसर्च हुई कि भाई वजह क्या थी। तो उस वजह में एक ही चीज़ आई है कि एक तो ये है कि उन्होंने अपना जो बाहर जाना और अंदर आना स्पीडो Exertion हो स्पीड, रही है। वो उसके साथ उनका सांस फूल गया था। फिर जो दूसरी गलती उन्होंने की कि वो ये था कि वो चला के ना शावर वो सीधा अपने मुंह के ऊपर ले लिया। अच्छा, तो तो इसका देखे ना, वैसे अगर आपका सांस फूला हुआ है, अगर आप कहते हैं नहीं मैंने नहाना है, तो फिर आप एकदम मुंह पे पानी ना डालें, आप नीचे से डाल लें पहले। पाँव पे हाँ, पहले। अच्छा अब इसको हम इसको अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें गौर करें कि होता क्या है। इस्लाम क्या कहता है कि पहले आप वज़ू वज़ू करें। करें, उसके बाद बैठ के नहाएं बाल्टी के साथ। अच्छा अब सोचें कि अगर वो आके बैठ जाते बाल्टी के साथ नहाते, और इस्लाम में ये भी है कि पहले आप नीचे वाले हिस्से को धोएं, सही। अब वो ये सारा कुछ करते तो उनको कुछ भी नहीं होना। और अगर वो पहले वज़ू कर लेते हाँ तो जी, उनकी बॉडी शायद पानी के हवाले से थोड़ी-सी वो अपने आप थोड़ी सी एडजस्ट कर हाँ लेती ना सेंसिटाइज हो टेम्परेचर। जाती, और जब हुँ। वो नीचे से धोना शुरू करते तो ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ ठीक होना था। यही कहना अक्सर लोगों का कहना होता है कि अगर आप पहले वज़ू करते हैं इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हाँ है खुद जी, को। तो ये सही है। जी जी बिल्कुल सही है। और हम्म। इसके अलावा वो तो हार्ट पेशेंट थे। अगर कोई इंसान हार्ट पेशेंट नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, सही है, उसको भी एक्सर्शन के बाद या एक्सरसाइज के बाद फ़ौरी नहीं नहाना चाहिए? नहीं नहाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हुँ, काफ़ी जानने वाले हैं जिन्होंने क्या किया, यंग एज के बच्चे, हुँ, वो ये जो है जिम से आए हैं हुँ, और ठीक ठाक उन पसीनों पसीने हुए थे, सही, तो वो अंदर चले गए हैं। सही। और उनमें से जान तो बच गई, लेकिन कई लोग बेहोश हुए, कई लोग कोमा में चले गए, डॉक्टर्स हॉस्पिटल दाखिल हुए, ओके। कोई किसी जगह दाखिल हुआ। तो वो मतलब हालत ख़राब ही होती है। हुँ, तो जिम के फ़ौरन बाद भी हुँ। नहीं नहाना आपने, एक्सरसाइज करके थोड़ा सा आपने नहीं वक्फा नहाना। कर लें। थोड़ा-सा कि आपका पसीना वगैरह जो भी है, हाँ वो वो निकल जाए, उसके बाद जाके आप नहाएँ। उसी तरीके से नहाएँ कि पहले वज़ू करें और पहले अपने बॉडी के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको धोएँ। हाँ उसके जी, बाद अपने सर पर पानी लेकर जाएँ, ठीक हो ठीक गया है। सर। और अगर कोई इंसान 2 दफ़ा नहीं नहा सकता तो वो 1 दफ़ा लाज़मी नहाए। हाँ, अब सोप का भी इस्तेमाल होता है ना कि सोप कौन-सा यूज़ करें, करें कि ना करें? अगर 2 दफ़ा नहा रहे हैं तो ड्राई स्किन वाला 2 दफ़ा साबुन का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या साबुन के साथ नहाना बहुत ज़रूरी है या पानी के साथ ही नहा सकते अच्छा हैं? देखें, वैसे जो मेडिकली है वो बेशक आप साबुन ना लगाएं, लेकिन रब करके आपने नहाना है, सही। पूरे जिस्म को रब कर रहा है। हुँ, अच्छा सोप का मैंने जो देखी है ना पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के साथ, वो ये क्या करते हैं कि सोप लगा लेते हैं हुँ, पूरे जिस्म पे, उसके बाद सिर्फ पानी मार लेते हैं, सही। उस सोप को उतारते नहीं हैं। ओके। रब करना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि ये सोचें कि वो जो सोप है वो हमारी स्किन के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो केमिकल है। क्लींजर और केमिकल है। हुँ, तो वो एक ज़हन में रखें कि जहाँ साबुन लगाना होता है हुँ, वहाँ साबुन उतारना भी होता है। हुँ। तो इसलिए सोप लगाने के बाद जहाँ जहाँ सोप लगाया उस हिस्से को मलना बहुत अच्छे ज़रूरी से है। उसको उतार अच्छे लें हाँ जी, कि वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब भी ना कर जाए जी कहीं। जी 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 हाँ सोप के अलावा भी बड़े आजकल बॉडी वॉशेज़ आ रहे हैं, हाँ बड़े खुशबू वाले, बड़े हाँ, फ्रेग्रेंट। जो तो भी चीज़ आप लगाते हैं उसको बाद उसको उतारना तो है ना। ये कोई नहीं है कि आप लगा के उसको जल्दी-जल्दी से नहाने की करें। अक्सर हाँ आजकल यही हो रहा हाँ जी होता है। यही हो रहा है। अच्छा, लोग नहा लेते हैं, अक्सर लोग बात ले लेते हैं। लड़कियों का अमूमन यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक दिन बाल धोए हैं तो 2 दिन नहीं धोने हैं, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन जाके धोने हैं। तो बालों के हवाले से, बालों की सफाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि लाज़मी है कि डेली आप बालों को धोएँ? बालों में देखें, बालों की ना 3 किस्में हैं। कई लोगों के बाल ऑयली होते हैं, कई लोगों की नॉर्मल स्किन होती है, कई लोगों की ड्राई स्किन होती और है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं बकरी हूँ। बकरी क्यों? बकरी क्यों हूँ? हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि मेरी चेंज होती रहती है मेरी। अच्छा, 3 किस्में लेकिन होती हैं। बालों का ये है कि अब अगर किसी की ऑयली स्किन है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो इर्द गिर्द की डस्ट एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा है।
अब ऑयली स्किन है तो उसको जल्दी नहाने की ज़रूरत है, तो 1 दिन छोड़ के ज़रूर नहा लें, ठीक। और इसी तरह जो नॉर्मल स्किन है वो 2 दिन छोड़ के नहा ले, और जो ड्राई स्किन है वो हफ्ते में 2 मरतबा नहा ले। बहुत है उसके लिए। हाँ, बहुत है। बाल धो ले, उसके बाल साफ हो हाँ जाए। जी। खुश्की हो जाती है बालों में, डंडफ के बड़े मसाइल हैं, जुओं के मसाइल हैं, बड़े बड़े इस तरह के शैम्पूज आ रहे हैं आजकल मार्केट में कि बड़े बड़े एक्टर्स की जो हैं वो शायद डंडर फ़ौरन से ख़त्म हो गई, लेकिन आम इंसान लगाता है तो उसकी ख़त्म नहीं होती। हाँ, वो आप इस पे क्या कहें? मेडिकल जो एक चीज़ है ना, हम कहते हैं कि सेलेनियम सल्फाइड जो है ना, वो एक केमिकल होता है जो मेडिकली अप्रूव्ड है इसके लिहाज से, शैम्पू के लिहाज से। सेलेनियम सल्फाइड। हाँ जी। अगर किसी अपने शैम्पू में देखें अगर तो उसमें सेलेनियम सल्फाइड है, तो फिर तो आप उसके साथ करेंगे तो आपकी वाकई डैंड्रफ भी ठीक होगी। और जहाँ तक आपने जुओं का बताया है, वो जुएँ जो है ना, वो उनके लिए एंटी लाइस शैम्पू आए हुए हैं, वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। तो एंटीलाइज शैम्पू यूज़ करना हाँ, चाहिए। इसके हाँ जी। अलावा टोटके भी घरों में बड़े टोटके यूज़ हो रहे होते हैं, दही लगाने के, अंडा लगाने के और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के घरेलू टोटके। दही और अंडा जो है ना, ये आपके बालों को ना मॉइस्चराइज़ कर देता है। आपके जो बालों की जड़ें हैं, उनको भी मॉइस्चराइज़ कर देता है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है। जिनकी ऑयली स्किन है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो दही अंडा ना ना लगाएँ। लगाएं। अच्छा, इसके अलावा मेडिकेटेड शैम्पूज आजकल बड़े चल रहे हैं कि मेडिकेटेड शैम्पू लगाएं तो इससे आपके जो जितने भी बालों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अक्सर लोगों को ना वो खुश्की होती है तो उनको रेडनेस हो जाती है खारिश कर करके, तो वो कहते हैं ये शैम्पू उसको भी ठीक कर देते हैं। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा है? मैंने आपको बताया ना कि मेडिकेटेड शैम्पू जो है ना, हम्म, वो उसको अच्छी तरह स्टडी कर ले। ठीक है। अगर तो उसके अंदर वो रिक्वायर्ड सेलेनियम केमिकल्स हैं, सल्फाइड है। सेलेनियम सल्फाइड है, तो वो आपकी खुश्की को भी ठीक करेगा, आपको फ़ायदा भी करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो केमिकल्स नहीं है, कई मैंने शैम्पू देखे हैं, उसके अंदर उन्होंने ऊपर लिखा होता है, लेकिन अंदर डिटेल नहीं लिखी हुई कि उन्होंने डाला क्या है। ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल का दौर तो देखें ना जी, आजकल सारे बच्चे माहिर हैं नेट के। आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, आपको बहुत चीज़ों का पता चल आपको जाता है। हर चीज़ का पता चल जाता है, वो देखें उस शैम्पू के इंग्रेडिएंट क्या-क्या है। हाँ, कहते हैं कि सल्फर हो, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल वो शैम्पू नहीं खरीदना चाहिए। हाँ जी। और आजकल मेजॉरिटी जो शैम्पूज़ हैं इनके अंदर ये चीज़ें हैं, ये तो वाले यही केमिकल्स। मैं कह रहा हूँ ना कि हुँ, उसको आप अच्छी तरह देखें उसके इंग्रेडिएंट क्या है, और उसको नेट से स्टडी कर लें कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये मेरी स्किन के लिए हुँ, कितने ठीक फ़ायदेमंद और नहीं कितने है। उसके नुकसान, बाद जाके आप कोई चीज़ फिर खरीदें। उसको यूज़ और करें। इस बेहतर है कि मेडिकेटेड शैम्पू ही इस्तेमाल कर लें जी, जिसके जी। अंदर हाँ जी। होती हैं। अच्छा, इसके अलावा तेल कौन-सा लगाना चाहिए अपने बालों में? मेडिकली हम कहते हैं कि कोई भी तेल नहीं लगाना चाहिए, या फिर वो एक तेल है तारे मीरे का तेल। सही। वो तारे मीरे के तेल की एक खूबी है, अगर आप उसको लगाते हैं तो आपकी स्किन में जलन शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो ना आपकी वो उसका रिज़ल्ट क्या है, हुँ, उसके साथ ना वो आपकी जो यहाँ की खून की सप्लाई है ना, वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, उससे तो जुएँ ख़त्म करने के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं, नहीं, होता? नहीं, वो जुएँ के लिए भी तो होता है, लेकिन वो जुओं का प्रॉपर इलाज नहीं है। जुओं की प्रॉपर इलाज एंटी लाइस काफ़ी मेडिसिन्स आ गई हैं, अच्छा। शैम्पू भी आ गए। लेकिन बालों की ग्रोथ के लिए भी आप अगर किसी के बाल गिरते हुँ। हैं, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। उसको कड़वा तेल भी कह रहे होते हैं कड़वा तेल लोग, भी और कहते हैं। उसकी तो स्मेल भी बड़ी वो होती है। हाँ, मुझे तो लेकिन आज तक यही लगता था कि उसको तारा मीरा सिर्फ़ जुएँ नहीं, करते नहीं, हैं। उसको आपने सिर्फ़ एज़ ए मेडिसिन यूज़ करना है। अच्छा। फिर ये है कि जिनके बाल गिरते हैं, हुँ, उनको कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वो खाली तेल या शैम्पू से ठीक नहीं होंगे। अच्छा, उनको ज़रूरत है कि उनको सबसे पहले ज़रूरी है बायोटीन। सही, ऐसी दवाई खाएँ जिसके अंदर बायोटीन है, सही। ऐसी दवाई खाएँ जिसके अंदर विटामिन ई है, हुँ। ऐसी दवाई खाएँ जिसके अंदर विटामिन डी है। अच्छा, ओरल जो मेडिसिन्स होती हैं वो कंज़्यूम करें अपने बालों को अच्छा हाँ, करने के लिए। और ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक हुँ, ये नहीं करेंगे फिर ये है कि अपना खून भी चेक कराएँ। अगर किसी अच्छा। के अंदर खून की कमी है, हुँ, तो ऑटोमैटिकली इसका मतलब खून उसके बालों की जड़ों में पूरी तरह नहीं पहुँचता, तो वो अपना हीमोग्लोबिन साथ ठीक करे। अच्छा, तो ये खून का भी बड़ा आयरन का है इफ़ेक्ट कि अगर हाँ, आपके बाल आप में खून की कमी है तो आपके बाल जो हैं जल्दी बढ़ेंगे नहीं। हाँ, और लेकिन बाल बढ़ना और इस तरह की चीज़ें तो जेनेटिक्स का जेनेटिक्स तो का भी रोल है, बिल्कुल सही कि बात अगर है। अम्मा के अब्बा के बाल अच्छे हैं तो आपके हाँ, बाल अच्छे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर फॉर इंस्टेंस उनके नहीं अच्छे और आप अपने बाल अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आपको फिर तेल बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं, तो नहीं, क्या करें? आपको फिर ना अपना पूरा लाइफ़स्टाइल सेट करना चाहिए। अच्छा। आप जो भी चीज़, जैसे हमने पहले भी बात की थी लाइफ़स्टाइल में, कि हुँ, आप पूरा लाइफ़स्टाइल अपना ठीक करें, और साथ-साथ जो भी आप ग़िज़ा खाएँ, वो ये सोच के खाएँ कि भई ये मेरे बालों के लिए या मेरी सेहत के लिए कैसी है। हुँ। कहते हैं जैसे फिश बड़ी अच्छी होती है बालों के लिए, ऐसा ठीक है? है, लेकिन जो असल चीज़ है ना, जितनी भी बादी ग़िज़ाएँ हैं, वो सारी की सारी बालों के लिए नुकसानदेह हैं। ओके।
ओके, बादी बादी गज़ ग़िज़ा में हम क्या-क्या बादी ग़िज़ा में देखें जी, चावल है, आलू अच्छा, है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होते हैं। चाँद की हमने बात की थी जी, वही जी, तो जी, नहीं? वो बिल्कुल बादी ग़िज़ाएँ के हैं, वो उसके उस लिहाज से अगर आपने बालों को ठीक करना हुँ, है, क्योंकि ये बादी ग़िज़ाएँ जिस्म में इन्फेक्शन फैलाती हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो जब इन्फेक्शन हुँ, फैलेगी, और वो ये इन्फेक्शन ऐसी होती है, लाइट सी इन्फेक्शन जो कि स्टे करती है, लेकिन आपको कोई बुखार नहीं चढ़ाएगी, कोई हुँ, आपके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं पैदा करेगी बादी ग़िज़ाओं की। ओके, लेकिन जोड़ों के दर्द में बादी ग़िज़ाओं का बड़ा नुमायाँ रोल है। बड़े मरीज़ों का देखा है कि एक दफ़ा चावल खा लिए हुँ, तो साथ ही दर्दें शुरू हो गई। तो हुँ, ये है कि ये जो है ना, आपने खुराक को ज़रूर हुँ, पूरा एक लाइफ़स्टाइल पूरा डाइट अपनाएँ। देखनी है। आपने विटामिन्स की बात की कि बायोटिन और कुछ विटामिन ई जो होता है जिन चीज़ों में मौजूद है आप वो कंज़्यूम करें। क्या वो ग़ज़ा जैसे आम हम फूड कंज़्यूम करते हैं, खाना-पीना उससे भी हो सकता है या ज़रूरी है कि हम विटामिन्स की दवाइयाँ, नहीं, नहीं, गोलियाँ आप खाएँ? विटामिन्स ही लें, क्योंकि अगर अच्छा, आप फूड लेते हैं ना, उनमें उतनी मिकदार में विटामिन डी नहीं मिलता। सही। जैसे एक कैप्सूल आता है 2 लाख यूनिट का, तो 2 लाख यूनिट आपको किसी डाइट से नहीं मिलेगा। तो वो 2 लाख यूनिट जो है, वो आप हफ़्ते में 1 दफ़ा लेना तो होता है। दवाई के तौर पर लेना ज़रूरी दवाई है। के तौर पर लेना चाहिए, वो इसलिए कि आपको वो ग़िज़ा से वो चीज़ें उतनी मिकदार में नहीं मिलेंगी। अच्छा, मैं एक बात पे बड़ी हैरान हुई, आपने कहा कि कोई तेल नहीं हुँ। आपने कहा कि कोई तेल नहीं लगाना। अब आजकल घरों में हमारे बचपन से यही होता आ रहा है कि चलो जी सरसों का तेल लगा लो, सरसों नहीं ज़ैतून का तेल लगा लो, तेल मिक्स करके लगा लो, पूरी-पूरी रात तेल लगाओ और फिर जाके अपने बाल धोएँ तो बाल अच्छे हो जाएँगे। कुछ लोगों के सरों में तो 2-2 दिन तक तेल लगा है। नहीं, अगर आपने तेल लगाना ही है, तो उसका बेस्ट मेथड जो मेडिकल मेथड है, वो ये है। मेडिकल तो ये कहता है कि आप तेल की बजाय ना मेडिकल जो टॉनिक्स आ रहे हैं, हेयर टॉनिक्स आ रहे हैं, वो लगाएँ। दूसरा ये है कि अगर आपने तेल लगाना ही है, तो आप बालों के में तेल लगाएँ, लेकिन आधे या पौने घंटे या 1 घंटे के बाद बालों को साफ़ कर लें। तेल, देखें मेरी बात सुनें, ऑयल है, ये एक गाढ़ी चीज़ है, ये जज़ब नहीं होगा। लोग समझते हैं ना जज़ब होगा, जितनी चीज़ गाढ़ी होगी उतनी कम जज़ब होगी। तो ये जज़ब नहीं होता, लेकिन ये आपकी जो बालों की जो नीचे स्किन है ना, उसके पोर्स को बंद कर देगा। सही वो तह लगा लेता है हाँ जैसे जी। आप कह रहे हैं। ओके, तो तेल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना हाँ, बालों आपने लगाना है लगाएँ, लेकिन 1 घंटे के बाद वो उसको साफ़ कर उसको दें। अच्छी तरह से वॉश कर लें। हाँ, और बाल उसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शैम्पू में भी मैंने कई लोगों से सुना है कि वो शैम्पू लगाते हैं और उसके बाद वो सर पे पानी फेंकते हैं और समझते हैं साफ़ हो गया। शैम्पू जहाँ लगाना ज़रूरी है, उसको निकालना भी ज़रूरी है। सोप की तरह। हाँ, सोप की तरह। हाँ, कि उसको अच्छे से रब करें। हाँ अच्छा, जी। कुछ लोग तेल लगा लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ लगा लेते हैं, कहते हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएँगे, लेकिन फिर शैम्पू इतना ज़्यादा लगाते हैं कि वो हाँ। शायद उसका इफ़ेक्ट ही ख़त्म हो जाता है। नहीं, 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 ओवर ट्रीटमेंट जो है ना, ये इंतहाई नुकसानदेह है, चाहे किसी भी तो उतना बीमारी की है। लगाएँ जितना आप उसको अच्छे से उसको निकालें हाँ जी। ताकि आपके बाल सही रहें। आजकल यंगस्टर्स में बालों की सफ़ेदी का मसला बहुत कॉमन है। जल्दी बहुत यंग एज में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके हवाले से आप क्या उसमें समझते हैं? एक तो ये है कि अगर तो जेनेटिक्स हैं तो आम तौर पे ठीक नहीं होते। लेकिन ये है कि अगर यंगस्टर में जेनेटिक्स का मसला नहीं है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि ये विटामिन्स जो मैंने पहले बताई हैं, उसके साथ बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी भी ज़्यादा मिकदार में ये विटामिन्स इस्तेमाल करें। और उसके साथ-साथ एक एक्सरसाइज़ भी है कि कुछ देर के लिए अपने सर को दिल के लेवल से नीचे रखें। यानी कि अगर आप बैठे हुए हैं ना, तो आप अगर सोफ़े पे बैठे हैं तो अपने सर को नीचे फ़र्श पे लगाएँ, तो उससे क्या होगा कि यहाँ की सर्कुलेशन बेहतर होगी। तो ये लेकिन ये खाना खा के नहीं करना, ये खाली पेट करना होता अच्छा, है। खाना खा के वॉमिट हो हाँ, वॉमिट हो जाएगा। तो अच्छा। ये जब सर की सर्कुलेशन आपकी बेहतर होगी ना, उससे भी आपके बालों को बहुत फ़ायदा सही, कुछ होगा। लोग इसी तरह जैसे आपने मुझे बताया ना, इसी तरह से सर नीचे करके कुछ लोग बालों में कंघी कर रहे होते हैं, तो इससे सर्कुलेशन बेहतर होती है, राइट? चलें, कर लें कंघी, अच्छा, लेकिन वो मेरा ख़्याल अकेली ही काफ़ी, अगर आप सर ही ज़्यादा थोड़ा-सा देर तक आप सर नीचे रख नहीं सकते। अच्छा, सर हाँ, इतना नीचे रखना भी नहीं चाहिए हुँ। वैसे। अच्छा, इसके इसके बाद हम चलते हैं कानों की सफाई पे। कानों की सफाई अ, कैसे करनी चाहिए? अब ये तो है एक वज़ू हम 5 वक़्त करते हैं तो उसमें हमारे कानों की सफाई भी हो रही होती है। क्या आपको लगता है कि ये मुकम्मल कान की सफाई है या इसके अलावा आप समझते हैं कुछ और वज़ू को चीज़ें? पूरी तरह किया जाए तो वो तो हो जाती सफाई। ठीक है। लेकिन वज़ू को अब मैं, ज़ाहिर है ये एक इस्लाम का मसला है, मैं इसमें बोलना नहीं चाहता, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि कान के 2 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा जो हमें बाहर नज़र आता है सही। एक्सटर्नल ईयर, और एक ये जो सुराख है जो अंदर आगे हमारे ईयर ड्रम तक जाता है। हाँ, तो दोनों की सफाई ज़रूरी है। सही। ये बाहर वाला हिस्सा जो है ना, इसको अच्छी तरह रगड़ के हुँ, रोज़ाना साफ़ होना चाहिए, बल्कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के दौरान भी इसको अच्छी तरह साफ़ करें। सही, ठीक है। ठीक है? फिर अंदर भी आपने हुँ, सफाई रखनी है। हुँ। अच्छा, अंदर सफाई का ये जो आप लोग कॉटन बड्स इस्तेमाल करते हैं, जो कई लोग जो हैं वो पिन्ने इस्तेमाल करते हैं, बालों में जो लगाने वाली पिन बालों में अक्सर लगाने, ख़वातीन हाँ, इस्तेमाल कर रही होती हैं।
और उनके इतने साइड इफ़ेक्ट देखे हैं, पर्दा फटने का भी चांस है। ओहो, फिर दूसरा ये है कि उससे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। दिमाग पे असर होता है? हाँ, दिमाग पे असर होता है। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है ना, तो मैं पहला सवाल जो जो चक्कर वाला पेशेंट होता है, मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ हुँ, कि भई ये बताएँ, हुँ, आप बालों में तीलियाँ तो नहीं मारती? ये माचिस की तीलियाँ भी मारते हैं अक्सर लोग। लोग। हुँ, एक मैं जगह पे बैठा हुआ था, हुँ, तो एक मरीज़ आया है तो लतीफ़ा ही, लेकिन बहरहाल वो वहाँ ये सच्चा वाक़या हुआ था कि डॉक्टर साहब के पास आके मरीज़ ने कहा जी कि डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। सही। तो वो कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये वो चक्कर हैं जो तुमने लोगों को दिए, अब वापस आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है मैं तीलियाँ ना भी मारी हूँ, आपको लोगों को दिए हुए चक्कर। किसी की बददुआ लग गई, अब आपको वापस आने शुरू हो गए। लेकिन ज़्यादातर ये इम्कान है कि अगर आप कान में कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आपको चक्कर आएँगे। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो ये भी होता है ना कि अगर एक इंसान का एक कान बंद है और हुँ। दूसरा खुला हुआ है, तो आप सीधे चल भी नहीं पाते। कहते हैं आपका बैलेंस आउट होता है। वो उसमें चेक कराना चाहिए कि भी क्या वजह है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक कान के अंदर इतनी ज़्यादा वैक्स होती है कि उस साइड से आपकी हीयरिंग प्रॉब्लम भी होगी, तो वो वैक्स साफ़ करा लेनी चाहिए। सही, तो वैक्स अच्छा, का कान के अंदर अब मैंने मना किया कि तीली नहीं मारनी, तो फिर क्या करना है? ये जो हमारी छोटी उँगली है ना, हुँ, अगर आपने साफ़ करना है तो इसके साथ साफ़ कर लें। अच्छा। इससे बारीक चीज़ कान के अंदर नहीं जानी चाहिए। जितनी डीप ये जा सकती है ना, क्योंकि ये इसको बाकायदा दुनिया में मैयर किया गया है कि आप इसको जितना मर्ज़ी डीप ले जाएँ, हुँ, ये आपके ईयर ईयर जो ड्रम तक नहीं ड्रम है ना, पहुँचेगी। उस तक नहीं पहुँचेगी। सही, सही। तो इसलिए ये छोटी चीज़ जो है ना, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके हुँ। साथ सफाई कर इसका सकते हैं। मतलब जो कॉटन बड्स हम डेली बेसिस पे अब यूज़ करते हैं वो नहीं करने चाहिए, हाँ क्योंकि जी। सुनने में अक्सर आता था कि कॉटन बड बड़े यूज़फुल होते हैं और हार्मफुल नहीं होता, आपके ईयर ड्रम को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सॉफ्ट होता है, तो वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं करना नहीं, चाहिए। नहीं, क्योंकि वो भी हमारे पर्दे को या जी, जी, कान के वो ईयर उससे भी ड्रम को, चक्कर आते हैं लोगों को। अच्छा, उससे भी चक्कर आते हाँ हैं जी। तो वो नुकसान क्योंकि मैं पहुंचाते हैं। आपको एक चीज़ बताता हुँ, हूँ, नफ्सियाती तौर पर देखें, एक बंदा हुँ, सफाई कर रहा है, ठीक है। तो ज़रा-सी मैल निकली है, हुँ, तो वो क्या करेगा? नफ्सियाती तौर पर वो और डीप जाने की कोशिश करेगा, एग्ज़ैक्टली, कि और निकाल लूँ। और निकालो। वो जब और डीप जाता है, तो वही कॉटन बड जो है ना, वो ईयर ड्रम को टच करता है। ओके, तो जिससे तो वो आपकी ईयर हियरिंग ड्रम लॉस हो फट भी सकती सकता है और ईयर ड्रम की वजह से चक्कर भी आ है, सकते डैमेज भी हो सकता हैं, है। डैमेज भी हो सकता है। राइट। और इसके अलावा ये भी सुनने में आता है कि जो वैक्स होता है कान का, ये कान के लिए यूज़फुल है, कान के लिए। नहीं, 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 ऐसा यूज़फुल नहीं है, नहीं? कान को साफ-सुथरा होना चाहिए। तो बिल्कुल वैक्स नहीं होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कानों के हवाले से। हमारे यंगस्टर भी हैं, और यंगस्टर में एक बहुत चीज़ कॉमन है कि वो कानों के ऊपर ना, वो बाकायदा हेडफोन्स। हेडफ़ोन्स लगा के ना, तो काफ़ी देर तक सुनते रहते हैं, और हेडफ़ोन में उनकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती मैं है, खुद भी करती जो कि हूँ। सॉरी, जो कि लेकिन मैं करती हूँ। कानों के लिए बहुत डेंजरस है। तो अगर आपकी मजबूरी है या आपका कोई प्रोफ़ेशन ऐसा है कि अगर आपने लाज़मी करना है, तो उसको फिर वक़फ़ा दे के करें। आधे घंटे बाद 5 मिनट का वक़फ़ा दे दें। वक़फ़ा दे के करें, ताकि मसलसल वो जो रेज़ हैं, उसकी जो आवाज़ की जो साउंड्स की वेव्स हैं, वो आपके ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर डालती हैं। अब तो हेडफोन्स क्या, अब तो बिल्कुल इंटरनल लगाने वाले ना एयरपॉड्स टाइप आ गए हैं, तो जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर यंगस्टर्स को पता है। तो फिर वो तो बहुत डैमेज करते होंगे इस तरह से हम बिल्कुल बात करते हैं, कर और रहे हैं। उनको एहसास नहीं होता। आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है ना, ईयर वीक होना शुरू हो जाता है, और भी बीमारियाँ इसी शुरू की हो वजह सकती से भी चक्कर आते हैं। हैं। इसकी वजह से भी चक्कर आ हाँ, सकते हैं। इसीलिए अक्सर मुझे होता है कि वाक़ई इतने सारे गाने सुनती रही हूँ, उसके बाद अब चक्कर क्यों आ रहे हैं, तो ये मेजॉरिटी का मुझे लगता है होता होगा। कान की सफाई हो गई, अब हम आँखों की तरफ चलते हैं। आँखों का सबसे बड़ा मसला, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बच्चे हों, छोटे-छोटे बच्चों को ग्लासेस, ऐनक लगी हुई है, उनके आँखों का नंबर बढ़ गया है, जो कि पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे। क्या वजह है इसकी? क्या समझते हैं आप? इसमें सबसे बड़ी वजह तो वो स्क्रीन है। स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, और लैपटॉप की स्क्रीन, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन। ये जो स्क्रीन्स है ना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल, फिर इस स्क्रीन में होता ये है कि उस स्क्रीन को वो ये नहीं देखते कि उस स्क्रीन का और उनकी आँखों का फ़ासला कितना है। वो फ़ासला भी उनको नुकसान साथ पहुँचाता लगा के देख रहे होते हैं है। अक्सर। मैंने, आप यकीन करें, मैंने बच्चों को देखा है, ऐसे इतने करीब से 2-2, 3-3 इंच के फ़ासले पे रख के वो गेम्स देख रहे होते हैं। तो इसी वजह से वो छोटे-छोटे बच्चों को ना ऐनक लगी हुई है। फिर ये है कि वो बिल्कुल नहीं सोचते कि स्क्रीन को वो कम से कम आँखों के लेवल पे हो। अगर आप आँखों के लेवल पे नहीं करते, इसको नीचे करके देखते हैं, तो वो आपकी गर्दन के ऊपर भी उसके नुकसान आते हैं। गर्दन के मोहरे जो है, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हड्डियों की बीमारी है, तो वो भी डेवलप होती है। तो ये स्क्रीन का इस्तेमाल जो है ना, उसको सही होना चाहिए।
स्क्रीन के इस्तेमाल में अगर आपकी मजबूरी है, आपका प्रोफेशन है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि 1 घंटा अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो फासला पूरा रखें, ठीक है, अपने आँखों के लेवल पे आई रखें। लेवल पे रखें। हाँ जी, और तीसरा इसमें जो बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटे बाद 10 मिनट का गैप दें। सही, कि आँखों को आँखों थोड़ा को जो है सुकून मिल आपकी, जाए। हाँ, तो हुँ। वो बड़ा ज़रूरी है। छोटे उस बच्चों के हमने जैसे बात की, इनको ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वो छोटे बच्चे, एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि मैंने आई लेवल पे रखना है, मैंने कैसे, आप रेकमेंड करते हैं छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन, या होनी नहीं चाहिए, मदर्स को नहीं चाहिए क्या? होनी तो नहीं चाहिए, हुँ। लेकिन अब ये है कि मुआशरे में एक चीज़ फैल गई है, इसको असूली तौर पर तो माँओं को चाहिए कि उनके साथ बातचीत करें। हाँ। मैंने उस स्क्रीन की वजह से बच्चों में और बहुत सी बीमारियां पैदा होते देखी। मसलन मसलन सबसे बड़ी बात है, आपने सुना होगा, ADHD एक बीमारी या है, और वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव एग्ज़ैक्टली, या डिजीज़, जिसमें वो जो बच्चा है उसकी लर्निंग और उसका बोलचाल जो है वो लेट हो जाती है। डेवलप नहीं हो पाता। हाँ जी, जो क्योंकि वो किसी के साथ बात ही नहीं कर रहा। देखें, आप बच्चे के बोलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा लोगों के साथ बात करे, इंटरैक्ट तो करें। तभी वो सीखेगा ना। अब जब बच्चे ने सारा कुछ स्क्रीन के साथ ही देखना है, उसकी कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही स्क्रीन के साथ, सही। तो वो सीखेगा नहीं। हुँ। तो नतीजा क्या होगा कि जिस बच्चे को 2 साल में बोलना चाहिए, हुँ। वही बच्चा 4 साल में भी सही नहीं बोलता। यही आजकल मेजॉरिटी बच्चों में हो रहा है मेजॉरिटी कि बच्चों में वो ये इतने हो, बड़े हो जाते हैं और बोल नहीं पा रहे और होते। इस बीमारी को ऑटिज़म भी कहते हैं। ऑटिज्म, बहुत मशहूर तो ये नाम। ऑटिज्म की टाइप है ये, आप कहना चाह हाँ, रहे हैं ये क्योंकि ADHD ऑटिज्म उसकी तो बड़ी सीरियस कंडीशन ये है। सीरियस कंडीशन है, और उसमें स्क्रीन का बड़ा रोल है। तो माओ को चाहिए कि अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर ही रखें। हाँ, और ख़ुद टाइम दें। हाँ, खुद टाइम दें और खुद हाँ। भी स्क्रीन से दूर रहें। आजकल हम में से वैसे कोई भी नहीं रह पाता, वो एक अलग बात है। और मैंने तो हाँ। कई जगह ना ये झगड़ा भी देखा है। अच्छा, माँ कहती है बाप को कि तू टाइम दे, बाप अच्छा। कहता है माँ को कि तू टाइम दे, अच्छा, और उनसे ये डिसीजन ही नहीं होता कि किसने कितना टाइम देना है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है। ओह माय गॉड! क्यों इतनी स्क्रीन जानलेवा मैं कहती हूँ मतलब इतनी माँ स्क्रीन अपना टाइम बचाने के लिए सीरियस वो हो गई। स्क्रीन उसके हवाले करके ईजी हो जाती। हुँ। अच्छा, जब ये माँओं से बात करें ना कि वो बच्चों को स्क्रीन नहीं देनी चाहिए, आप ईज़ी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जब तुम्हारे पे ये टाइम आएगा तब देखेंगे, हम मजबूर हो जाते हैं उनको देने के लिए मोबाइल फ़ोन्स और इस तरह की चीज़ें। नहीं, देखें जी, ये इससे पहले भी तो बच्चे पलते थे। पिछली नस्ल को देखें, हुँ। उन माँओं से पूछो कि आपकी माँ ने क्या किया था? हुँ। जब मोबाइल नहीं था, इतना कॉमन नहीं था, तो उनकी माँ ने क्या किया था? उनकी माँ ने तो उनको स्क्रीन नहीं दी थी। हमें तो अम्मी की नज़रें बहुत होती थी कि बस उन्होंने देख लिया, तो अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, आपका टाइम 5 मिनट 10 मिनट जो आपको मिला है पूरा हो गया, आप रख देंगे, आप दोबारा नहीं उठाएँगे। सही तो बात वो है। पिछली माँओं की शायद वो एक डर, खौफ ज़्यादा था, मुझे लगता है। नहीं, खौफ भी ज़्यादा था। माएँ बैठ के बच्चों से बातें करती बातें थीं, करती, कहानियाँ सुनाती थी। कहानियाँ सुनाती थीं, या उनसे कन्वर्सेशन करती थीं, ताकि वो बच्चा बोले। हुँ। एक-एक वर्ड जो है, अब देखें मेरी बात सुनें, जब ये इस तरह के बच्चे क्या है ऑटिज़म के शिकार हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं जी, स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाओ। ओके। अब स्पीच थेरेपिस्ट क्या करती है? वो मेहनत करती है। वो बच्चे को एक-एक लफ़्ज़ बोलना सिखाती है। तो यही काम माँ क्यों नहीं कर सकती? अगर माँ से ही पहले वो सीखा होता तो उसको ये कंडीशंस ना हो। अगर घर में ही वो कन्वर्सेशन चलती हो, तो कभी भी वो स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, हाँ, उनको उनके स्क्रीन साथ से खुद दूर बातें रखें। करें और ज़्यादा टाइम दें उनको। और आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, बच्चे का ही नुकसान होगा। अगर आप मियाँ बीवी आपस में लड़ी जा रहे, तुम टाइम दो, तो वो तो बच्चे का तो नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, कि अगर जितना भी आपका है, क्योंकि आपका बच्चा एक इंसान है, उसने बड़ा होना है, उसकी पूरी ज़िंदगी का हाँ जी, दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है, तो हाँ जी, माँओं को, बाप को, दोनों को ख्याल रखना बहुत बिल्कुल ज़रूरी सही है। बात। अगर कोई गज़ा भी होती है कि अगर हम उसको कंज्यूम करें कि हमारी आंखें बेहतर से बेहतर हो जाएं, जैसे अक्सर लोग जूसेस ग़िज़ा में देखें, ये जो बादाम है उसकी शक्ल आँख से मिलती है, बड़ी फ़ायदेमंद है। और बच्चों को शुरू से ही अगर आप देना शुरू कर दें, बादाम और अखरोट दिमाग से मिलता है। और आंवला जो है उसकी शक्ल भी आप देखें कि अगर उसको यहाँ से कट करके देखें, तो आंवले का साइज़ और शेप वो आँख की तरह है। तो आंवला भी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, सौंफ भी फ़ायदेमंद है, गाजर भी फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें अगर आप डेली बेस पे दें बच्चों को, तो बच्चे की आँखों को लाज़मी फ़ायदा होता है, उनको भी और बड़ों को भी। बड़ों को भी फ़ायदा होता है। और अक्सर ये भी मैंने सुना है कि अगर आपको अर्ली एज में ग्लासेस लगी हैं, ऐनक लगी है, आपका नंबर थोड़ा सा ही है, जैसे पॉइंट समथिंग होता है आंखों का नंबर, तो डॉक्टर कह रहे होते हैं कि बेटा कुछ अर्सा लगाओ, 6 महीने ऐनक, उसके बाद आपका नंबर ठीक हो जाएगा, आप फिर ऐनक ना भी लगाएं। ये ठीक नहीं होता। ठीक उसी सूरत में होगा कि जिस तरीके से ख़राब हुआ है ना, जिन हरकतों की वजह से ख़राब हुआ है, पहले वो हरकतें बंद की जाएँ। अच्छा। ठीक है ना?
उसके बाद मैं आपको एक इस्लामी नुस्खा देता हूँ, वो बड़ा शानदार है। वो ये है कि जब भी अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नमाज़ नहीं पढ़ते तो जब भी वॉशरूम जाएँ, आप अपनी आँखों में दाएँ आँख में 3 दफ़ा छींटा मारें और साथ पढ़ें अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्ज़। हाँ जी, दाएँ आँख में पढ़ें। इसी तरह बाएँ आँख में छींटे मारें, तो ये 3-3 दफ़ा आप करें। तो जितनी दफ़ा वॉशरूम जाएँ अपनी आदत बना लें, तो इस आयत के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कि आपकी लेकिन नज़र इसको जितने यकीन, क्योंकि इस्लाम में भी कहते हैं कि आप जो भी इबादत या अल्लाह की जो है कुरान पढ़ना हो या कुछ भी चीज़ करनी हो, जितने यकीन से किया जाता है उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हाँ, आता जितना आपको उसके ऊपर आपका अकीदा है, आपका यकीन है, वही जो मैनिफेस्ट करते हैं, कहते हैं कि वैसा ही होता है। तो अगर हमने सोचा है कि अल्लाह मियाँ हमारी आँखों को बेहतरी देगा इस आयत के ज़रिए, तो ज़रूर होगा। और मैंने अक्सर पहले भी सुना है कि इस तरह की जो आयत होती हैं, वो आँखों के लिए बड़ी अच्छी, बल्कि पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट है। जी, होती जी, हैं, बिल्कुल सही अच्छी बात। साबित होती हैं। अगर हम नाक की सफाई की बात करें, मुझे आपका वाक़या भी याद है। मैंने बहुत बहुत ही, मैं कहती हूँ कि इंटरेस्टिंग वाक़या था। अगर आप दोबारा सुनाना चाहें कि नाक की सफाई कैसे कर सकते वो मेरा एमबीबीएस का फाइनल ईयर था। उसमें ना हमारा ईएनटी का वाइवा चल रहा था। हैं? सही। उसमें फैसलाबाद से प्रोफेसर साहब आए थे, वो ईएनटी का वाइवा ले रहे थे। तो हर स्टूडेंट से वो पूछ रहे थे कि नाक को साफ़ करने का मेडिकल तरीका क्या है। सही। अब हमारे कोर्स में नहीं था, हुँ। ना हमारी किताब में था, ना हमें हमारे प्रोफेसर साहब ने पढ़ाया था। अच्छा। तो ज़ाहिर है किसी को नहीं आया, हुँ। तो वो फ़ेल कर रहे थे। 9 ओके। स्टूडेंट उन्होंने फ़ेल कर दिए। अब ये हुआ कि हमारे जो प्रोफेसर साहब से उनका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा था। हुँ। उन्होंने कहा भी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम फ़ेल किए जा रहे हो, ईएनटी की पूरी किताब पढ़िए, उसमें से सवाल पूछो जो इनका सिलेबस है। सही। वो कहने लगे जी कि ईएनटी का एमबीबीएस का वाइवा है, कुछ छोटी क्लास नहीं है। इनको नाक साफ़ करना नहीं आता तो मैं इनको ईएनटी में कैसे पास कर दूँ? अब हमारे प्रोफेसर ने उनसे ना इजाज़त ली कि अच्छा मैं अभी आता हूँ, वॉशरूम से होके आता हूँ। ओके। वॉशरूम का बहाना करके हमारे पास आ गए और हमने लड़ना शुरू कर दिया। हुँ। हमने कहा कि सर ना आपने पढ़ाया है ना बुक में है। वो कहते पास होना है, हमने कहा जी होना है। उन्होंने कहा चुप करके सुन लो। अच्छा। तो फार्मूला ये था हुँ। कि भई आप जैसे वज़ू के लिए पानी लेते हैं उसी तरह पानी नाक में लें सही। और फिर उसके बाद एक साइड को बंद करें और दूसरी साइड से पूरी फ़ोर्स के साथ जो नाक में जो भी वेस्ट मटीरियल है वो बाहर निकालें। सही। उसके बाद फिर पानी लें हुँ। और फिर दूसरी साइड बंद करें और इससे आप ना साफ़ करें। हुँ। अब इकट्ठा साफ़ क्यों नहीं करना? हुँ। दोनों जो है ना हुँ। नथनों से साफ़ हुँ। इसलिए नहीं करना कि वो अगला सवाल यही था कि भई हम एक-एक करके क्यों साफ़ करें, हुँ। इकट्ठा क्यों ना हुँ। करें? एक साइड से बंद करके क्यों कर रहे हैं? हाँ, हुँ। तो वो उसका जवाब ये था कि भई अगर हम इकट्ठा करते हैं, हुँ। तो यहाँ से जो आपकी ब्लोइंग फ़ोर्स आ रही है, वो 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाएगी। सही। 50% इधर चली जाएगी, 50% इधर हुँ। चली जाएगी। तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो पूरी तरह सफाई नहीं कर वेस्ट सकेगा। मटीरियल उस तरह से नहीं हाँ निकलेगा जी। जिस तरह से निकालना चाहिए। अगर आप एक साइड बंद करके करते हैं, तो 100% एक साइड से निकलेगा। सही तो है। उससे ना सफाई सही हो जाएगी। ओके। तो तो ये ये बड़ा अच्छा तरीका है और मैं समझता हूँ कि ये सभी को इस हुँ। तरीके से करना करना चाहिए। चाहिए। और 9 स्टूडेंट्स जो फेल हुए थे उनमें आपका शुमार नहीं था। नहीं, मेरा शुमार नहीं था। आप पास हो गए मैं थे। बाहर ही खड़ा था। ओके, तो आपकी भी गुड लक गुड होगी लक हो ना। गई। ओके, तो नाक हम इस तरह से साफ कर सकते हैं। अगर हम स्किन की बात करते हैं, स्किन बड़ा एक हमारा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और अक्सर लोगों को स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, एक्नी हो रही है, स्कार्स हो रहे हैं, हुँ। और पता नहीं झुर्रियाँ हो रही हैं। तो आप ये बताइएगा स्किन को कैसे साफ रख सकते हैं? क्या मुख्तलिफ किस्म की इसकी जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकें? स्किन में ना मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हुँ। शरीक था। ओके। उसमें कोई 120 मुल्कों के नुमाइंदे आए हुए थे। तो हुँ। वहाँ मेरी ना एक इंग्लैंड के हुँ। एक डॉक्टर स्मिथ थे, उनके साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दोस्ती हो गई। सही। तो मुझे उन्होंने अपना तारफ़ कराया, हुँ। अपना कार्ड भी दिया हुँ। कि वो रॉयल फ़िज़िशियन थे वाह! और बरतानवी शाही ख़ानदान के सारे लोग उनके पेशेंट थे। तो उन्होंने मुझे बताया स्किन के हवाले से कि लेडी डियाना उनके पास आई थी और सही। उसने कहा जी कि मेरी स्किन के ऊपर लाइट पड़ रहे हैं लेकिन डार्क स्पॉट्स पड़ रहे हैं। ओके। और ये डार्क स्पॉट्स पड़ेंगे, जब ये ज़्यादा होंगे तो डार्क लाइंस बन जाएंगी, फिर झुर्रियाँ पड़ने का चांस है। तो मुझे तुम अभी से कोई ऐसी दवाई दो कि मेरी जो स्किन है ना वो बेहतर हो जाए। तो उन्होंने जो फार्मूला बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लेडी डियाना को कहा कि देखो तुम रोज़ाना अपना जिस्म बाहर से साफ़ करती हो, हफ्ते में एक दफ़ा अपना जिस्म अंदर से भी साफ़ करो। हफ्ते में एक दिन आपने ना कोई जुलाब लेना है, कोई ऐसा जुलाब लेना है जिसके साथ आपको पेचिश ना लगे, लेकिन आपको अंदर से क्लीनलीनेस कंप्लीट हो जाए।
आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है साफ वो साफ़ हो जाए, आपको फील हो कि जितना भी अंदर फीसिस है वो सारा का सारा निकल गया है, उससे आपकी इंटरनल क्लींजिंग हो जाएगी। हफ्ते में एक दफ़ा ये आदत ज़रूर अपना लें। एक तो उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने कहा जी कि देखें हमारी स्किन जो है ना उसको मॉइस्चराइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। वो मॉइस्चराइज़ करने का उन्होंने फार्मूला बताया था कि जी रूल ऑफ 10 एक फार्मूला है कि आप 10 गिलास पानी के पिएँ, उससे इंटरनली अंदर से आपकी स्किन जो है ना मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप दिन में 10 दफ़ा मुंह धोएं। मुंह धोएं 10 दफ़ा। हाँ, तो उससे ये होगा कि आपकी जो मुंह या गर्दन की जो स्किन है ना ये बाहर से मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो साबुन के साथ मुंह धोना ज़रूरी है? साबुन से धोना ज़रूरी नहीं है, आपने उसको ऐसे करके ऐसे ऐसे मलना है। जिससे रब करना है, जिसकी हम पहले बात कर रहे हाँ थे। हाँ, रब करना है। रब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो यानी कि 2 घंटे बाद भी आप फ़र्क करते हैं या घंटे बाद भी करते हैं, तो वो जो उतनी देर में वो जो स्किन के पोल्यूटेंट्स आ जाते हाँ हैं जी, सच। वो पोल्यूटेंट्स जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। और ये मैंने बहुत मरीज़ों को बताया और उसका वाकई रिज़ल्ट बहुत शानदार है। इसका मतलब ये बात भी है कि अब जैसे आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात की कि आपका स्टमक, आपके इंटेस्टाइन, जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्टली असर कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, लोगों को जो बिल्कुल। दाने निकलते हैं ये भी स्टमक की ये वजह भी से? इंटरनली अगर आपका सारा सिस्टम सेट है तो उसके असर हमारा जिस्म अंदर से इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं है कि हम एक चीज़ कहें कि ये जिस्म से मुख्तलिफ है, एक जगह के असरात दूसरे हिस्से पे आते हैं। फिर इसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि जितने भी गीले फल हैं वो आप कसरत से खाएं, और जितना भी सलाद है स्पेशली खीरा वगैरह ये कसरत से खाएं। और ये जो है ना जो ड्राई चीज़ें हैं, बारबेक्यू हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये चीज़ें आप कम से कम इस्तेमाल करें। और गीले फल में यानी कि जो बहुत जूसी टाइप जैसे जूसी होते हैं, टाइप। और उसमें हम उसमें एक और चीज़ जो हमारे यहाँ होती है, लोग उसका जूस पीते हैं, वो गलत है। जूस की बजाय फल खाएं। जूस नहीं पीना चाहिए। जूस फ्रेश नहीं पीना जूसेस। चाहिए, ना 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 ना, उसकी बजाय फल खाएं, क्योंकि वो जो जूस के बाद वो जो फोक रह जाता है ना उसके अंदर काफ़ी वाइटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होता है, काफ़ी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं जो हमारे लिए बड़ी सही, यानी कि फ़ायदेमंद। हमें प्रॉपर फल खाना ज़रूरी है। प्रॉपर फल खाना चाहिए, और जिस फल का छिलका खाया जा सकता है उसको फल को छिलके के साथ खाएं। जैसे कि सेब का छिलका अक्सर लोग सेब का उतारते छिलका या ये जो सलाद में खीरा है हैं। उसका भी छिलका साथ खाएं। यानी कि और इस छिलके को कंज्यूम करें, इसके अंदर भी विटामिन्स और जी ये जी, खास वाइटामिन भी है, चीज़ें और हैं। ये सेब के छिलके में तो विटामिन डी भी है कसरत से जो कि दूसरी खुराकों में नहीं मिलता। अच्छा, इस तरह के जो फल हैं या इस तरह की चीज़ें हैं वो लोग शक्ल पे लगा भी रहे होते हैं अपने फेस के हाँ ऊपर, जी, अपनी स्किन के ऊपर। जैसे खीरा हो गया, उसको काट के अपनी आंखों पे लगाया जाता है कि डार्क सर्कल्स कम होंगे, हाँ ये जी। वो। तो क्या वो इनको आप वो खीरे को पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं। सही। आपको पिछली दफ़ा मैंने बताया भी था कि खीरा लगाना है तो वो उसको लगाएं, लेकिन उसके बाद आपने ये करना है कि आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद वो खीरे की साइड उल्टी कर दें। पूरे अच्छा। चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे भी लगाएं। अब खीरे के फंक्शंस क्या है? खीरा जो है वो आपकी स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा बल्कि वो स्किन में से टॉक्सिन्स भी लेगा, ब्लैक हेड्स भी लेगा, अच्छा। और स्किन को सॉफ्ट भी करेगा, और स्किन के अंदर ग्लो लाएगा। सही। और फिर साइड चेंज कर दें, ठीक है। लेकिन साइड चेंज करने के बाद आपने उसको उतारना है, चाहे जितना मर्जी महंगा खीरा हो, आपने उसको फेंकना है, खाना नहीं। अच्छा, कहा नहीं जाना। अच्छा, अगर इसको ऐसे ना खाया जाए, मेरे सवाल ये था कि जैसे सब्जियां हैं, ये फल हैं, क्या इनको स्किन पे बाहर से लगाना ज़्यादा इफेक्टिव है अपनी स्किन अच्छी करने के लिए, या फिर खाना ज़्यादा इफेक्टिव? खाना भी फ़ायदेमंद है, खाने से आपने इंटरनली उसको सेट कर दिया, सही। लगाने से आप उसको लोकल इफेक्ट दे रहे हैं। सही, यानी कि आप दोनों चीज़ें करें। दोनों चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एक मिलेगा। चीज़ का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हाँ, मिलेगा, नहीं ये नहीं नहीं, कह सकते कि ये ना करें, ये कर लें। हाँ जी, दोनों चीज़ें जो मिलके। चीज़ अगर कोई अपनी इस तरह का कोई खाने पीने की चीज़ स्किन पे लगाई है, उसको खाना बाद में नहीं खाना, उसको उसको फेंक दें, ये बहुत आपने सही बात की है। इसके अलावा एजिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को झुर्रियाँ पड़ रही हैं। अब इसमें स्किन की टाइप का भी होता है कि ड्राई स्किन है तो जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जितनी ड्राई स्किन होगी जल्दी झुर्रियाँ पड़ेंगी, ऑयली स्किन में झुर्रियाँ देर से पड़ती हैं। तो फिर ड्राई स्किन को क्या ज़्यादा केयर की ज़रूरत है कि 10 ज़्यादा गिलास केयर की पानी ज़रूरत है है, तो हाँ, हम ये ज़्यादा उसको पानी उसको पिएं? बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ड्राई स्किन को। तो वो अपना ख्याल रखें अपना और ख्याल ज़्यादा ज़्यादा रखें। पानी पिएं, ज़्यादा इस तरह के फल खाएं। उनको ड्राई स्किन वाले को तो कोई चीज़ खुशक नहीं खानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि खुश्क चीज़ें खाएंगे तो उसके असरात उनके ऊपर आएंगे ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो यानी कि कभी कभार तो खा ही सकते हैं कुछ कभी कभार अगर खानी भी है तो उसके साथ फिर पानी 2 गिलास पी लें, अच्छा, पानी का इस्तेमाल ताकि वो लाजमी जो करें ड्राई चीज़ का अफेक्ट है उसको बैलेंस हो जाए। कि आपकी स्किन
हाँ जी। ग्लो करे, बेहतर रहे। एलोवेरा भी यूज़ कर रहे होते हैं। एलोवेरा भी यूज़ करते हैं। एलोवेरा भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वो जो है ना, वो मॉइस्चराइज करता है स्किन को। तो वो भी लाजमी हाँ अच्छा, जी, एक वो बड़ा अच्छी चीज़ है। फ़ायदेमंद और चीज़ वो है। तो बालों में भी इस्तेमाल करते हैं, बालों में ठीक भी है? फ़ायदेमंद है। हाँ बालों जी। में चेहरे पे एलोवेरा जी, जी, वो एक फ़ायदा अच्छी चीज़ करता है, वो फ़ायदा ठीक हो करता है। गया। इसके बाद अगर हम नाखूनों की सफाई की बात करते हैं, नाखून दाँत रह गए। दांत रहे हमारे चलिए पहले हम दांतों पे चलते हैं कि दांतों की सफाई कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। दांतों की सफाई एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि तकरीबन 99% लोग दांत ना सुबह के वक्त साफ़ करते हैं नाश्ते से पहले, उसके बाद नाश्ता कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनके दांत कितनी देर साफ़ रहे, या 15 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने नाश्ता कर ही लेना है। उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने दांत रात को सोने से पहले करें और सुबह नाश्ते के बाद करें। अच्छा, अब रात को सोने से पहले करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपके दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है या दांतों पे कोई टॉक्सिन्स हैं, तो आप उन्हीं टॉक्सिन्स को या वो फंसे हुए मटेरियल के साथ सो जाते हैं, तो सुबह तक उसने आपके दांतों को जो नुकसान पहुंचाना है वो पहुंचा देंगे। कैविटीज आ तो जाएंगी। सुबह उठ के अगर आपने साफ़ कर भी लिया, तो वो अगर उसने कीड़ा लगा दिया या कैविटीज़ पैदा कर दी, तो वो फिर आपको क्या फ़ायदा हुआ सुबह साफ़ करने का? तो बेहतर है कि रात को अच्छी तरह क्लींजिंग रात करके को सो। खाना खाया है, आप सोने लगे हैं, अपने दांतों को अच्छे से साफ करें। तो और सुबह को आप कह रहे हैं कि नाश्ते के बाद करें, नाश्ते के नाश्ते बाद से करें। पहले नहीं करना। नहीं, नाश्ते से पहले कुल्ली कर लें और उसके बाद अपनी एक और आदत बना लें कि भई आपने जब भी कोई खाना खाना है उसके बाद कुल्ली ज़रूर करें, ताकि आपके दांत जो है ना वो मुसलसल ताकि साफ रहें। साफ़ रहें, और मुझे लगता है अगर अगर हम ऐसा करते हैं तो जो बैड स्मेल होती है वो भी ठीक वो भी होगी। ठीक हो जाती है। मुंह से अक्सर लोगों की स्मेल आ रही होती है, तो वो भी वो भी ठीक हो। बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा मिसवाक होती है, हाँ, मसवाक, टूथपेस्ट होती हैं। मसवाक बहुत फ़ायदेमंद है। और उसमें अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी मसवाक अच्छी है, तो मैं तो नीम की मसवाक को ज़्यादा कहूँगा। वो इसलिए कि नीम की मसवाक एंटीसेप्टिक भी होती है, जिंजिवाइटिस का भी इलाज भी करती है और सफाई भी करती है। अगर टूथपेस्ट यूज़ करने में और मिसवाक यूज़ करने में से एक ऑप्शन दिया जाए तो आप मिसवाक की तरफ मैं जाएंगे मसवाक का कि कहूँगा। मिसवाक वही पुराने दौर की हाँ जी, चीज़ें हमें लेकिन अपनी मसवाक का तरीका भी ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। हाँ, जैसे टूथपेस्ट का एक जी, जी। तरीका है। हाँ जी। पिछली दफ़ा जब हम दांतों के हवाले से बात कर रहे थे तब तब भी मैंने सवाल किया था और अब भी मेरे जहन में ये सवाल है कि टूथपेस्ट लोग बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कम भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ लोग दांत साफ़ करते हैं तब भी उनकी जो स्मेल है वो नहीं जाती। वो इसलिए कि टूथपेस्ट की वो मिकदार, वो जो ब्रश का साइज़ होता है ना, वो पूरा भर लेती है। टूथपेस्ट कभी भी एक मटर के दाने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो मटर का दाना तो सिर्फ एक कोने में लग जाएगा। तो वो पूरा का पूरा ब्रश जो है वो अगर भर लिया जाए तो वो तो ओवर ट्रीटमेंट होगी। ओवर ट्रीटमेंट नुकसानदेह है इससे आपके दांत और ख़राब और होंगे। ख़राब होंगे। तो उतना यूज़ करें जितना आपके दांतों के लिए अच्छा है। कितने मिनट तक ब्रश करना चाहिए? 2 मिनट तक। 2 मिनट तक। और 2 मिनट में आप ऐसा समझ लें कि यानी कि ये हमारे 4 हिस्से हो गए ना, 8 दांत इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 8 इधर और 8 इधर। तो ये जो 8 दांत हैं, यहाँ पे 30 सेकंड इस्तेमाल करें। सही ये अगर दांत है तो इसके ऊपर भी करें, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। सही हो गया। 30 सेकंड, 30 दफ़ा यहाँ ब्रश कर लें, हुँ। 30 दफ़ा ऊपर कर लें, 30 दफ़ा इधर कर लें, 30 दफ़ा नीचे कर लें। ओके, तो इस 2 हिसाब मिनट से सफिशेंट है। हुँ। जो लोग अपने दांत ज़्यादा साफ़ करते हैं, वो अपने दांत को डैमेज करते हैं। ओके, इतना भी साफ नहीं करना चाहिए। उतना साफ करें, उतनी सफाई करें, ओवरडू हर ओवर चीज़ का ट्रीटमेंट गलत है। गलत है। हाँ जी। नाखूनों की तरफ चलते हैं। जी, जी, नाखूनों की नाखूनों के। सफाई ख़वातीन लंबे नाखून रखना बहुत पसंद करती हैं। क्या ये अनहाइजीनिक है? ये हाँ जी, अनहाइजीनिक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो ख़वातीन जो है ना लंबे नाखून तो रख लेती हैं, हुँ, लेकिन उसमें ख़राबी ये है कि वो फिर उसकी केयर नहीं करती। सही। मसलन ये है कि उसकी केयर ये है कि उसको वक्तन-फ़वक्तन, एक तो ये है कि वो उसकी शेप बनाते रहना चाहिए, ठीक है। और जो फाइलर होता है उसके साथ वो करके रगड़ के हुँ, तो उसको करना चाहिए, क्योंकि फाइलर अगर आप इस्तेमाल नहीं करते ना हुँ। तो दांतों के टूटने के चांसेस हैं। नाखूनों के टुकड़े से। हाँ जी, सॉरी, नाखूनों के टूटने के चांसेस हैं। तो दूसरा ये है कि वो जो नीचे जगह बची हुई है उसके लिए उनको वो नाखूनों का जो है नेल ब्रश रखना चाहिए, ओके। ताकि वो नीचे से सफाई होती रहे। हुँ, फिर एक चीज़ बाज़ार में मिलती है, ये नाखूनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हुँ। तो नेल हार्डनर्स। नेल हार्डनर।
वो मिलते हैं। वो नेल हार्डनर भी उनको इस्तेमाल करने तो चाहिए। ये कोई खास किस्म के खरीदने ये चाहिए? लिक्विड्स होते हैं, आप वो इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपको लेकिन ये रोकड़ है मिल कि जाए? नाखूनों को अगर आपने मजबूत करना है तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और बी कम्प्लेक्स कसरत से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज वही हाँ, जैसे हमने बालों के लिए बात कहते हैं कि जो बालों के लिए चीज़ इफेक्टिव है वो नाखूनों के लिए भी इफेक्टिव है। इसी वजह से आप देखें ना कि ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखें स्किन, हेयर एंड नेल के हिसाब से कंबाइंड मेडिसिन आ रही हैं। सही। अच्छा, इसीलिए कि यानी कि आप एक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपके स्किन के लिए, नेल्स के लिए और बालों के लिए वही बहुत है। वो बहुत फ़ायदेमंद जी है, जी तो जी। क्योंकि तीनों को एक जैसे मिलते-जुलते इंग्रेडिएंट चाहिए होते सही हैं। सही, तो हमें तो अगर इस्तेमाल कर आपने लेनी किसी चाहिए। एक चीज़ का या तीनों का ख़्याल करना है तो वो तीनों की बनी बनाई मेडिसिन, स्किन, हेयर एंड नेल्स की मेडिसिन अवेलेबल हैं। अच्छा, नेल्स का ना कलर भी कभी कभार चेंज हो रहा होता है। हाँ कभी जी। किसी लोगों का मैंने देखा है ब्लूइश भी हो रहा होता है, किसी के नेल्स के ऊपर स्पॉट्स पड़ रहे होते हैं, कोई येलो टाइप हो रहा होता है। तो ये सारी क्या न्यूट्रिशन के हवाले से कमियां होती हैं? न्यूट्रिशन के हवाले से जो ब्लूइश होता है ना, वो तो आप समझ लें कि एक सीरियस कंडीशन है जिसमें हम समझते हैं कि ऑक्सीजन कम हो रही है जिस्म अच्छा। की। तो उसको तो बाकायदा प्रॉपरली टेस्ट करके ना देख लेना चाहिए कि ऑक्सीजन कितनी कम हो रही है और क्यों हो रही है। ओके। उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम्म। जहाँ वो वाइट स्पॉट्स का मसला है, वो ज़्यादातर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता सही। है। तो उसके लिए कैल्शियम और विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो ठीक हो जाता ठीक है। हो जाएगा। हाँ जी। नाखून चबाने की आदत। हाँ, नाख़न चबाने की आदत बहुत ज़्यादा है। हम्म। और जो लेडीज़ लंबे नाख़न रखती हैं, अगर उनको ये आदत है तो वो तो अपने नाख़न खुद काट रही हैं। सोचे अगर किसी के लंबे नाखून है और वो चबा भी रहा है तो वो उसकी तो हेल्थ के लिए ही कितना बुरा है कि हाँ, यानी सही कि बात है, उसका सही वो बात है। जर्म्स भी सारे अंदर जा रहे हैं। तो नाखून चबाने से इज्तनाब करना चाहिए। कुछ लोगों के नाखून भी मैंने देखा है वो चबाते हैं ना तो वो एक खास लिमिट तक हो जाते हैं, वो जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जी, ख़त्म फिर हो वो जाते हैं। बढ़ते हैं ही नहीं। वो बढ़ते ही नहीं है फिर। हाँ, तो वो फिर इसीलिए नहीं चबाने चाहिए नहीं नाखून। चबाने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें हाथों की और पैरों की सफाई की, कि नाखून तो चले हो गए। अब जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि खाना खाने से पहले जी हाथ धोएं, वॉशरूम जा रहे हैं हाथ धोएं। तो वैसे मेडिकली आप क्या देखते हैं, इनको कैसे साफ करना आपको चाहिए? शायद याद हो कि जब कोविड हमारे मुल्क में फैला था तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया गया था कि जी हाथ जो है ना ये ज़रूर साफ़ करें और उसको ज़्यादा देर तक साफ़ करें, किसी एंटीसेप्टिक साबुन से साफ़ करें। हाथों की सफाई जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दूसरों को बीमारी फैलती है। आपको तो लगेगी लेकिन आप दूसरों को में बीमारी फैलाएंगे। हाँ जी। तो अब ख़ास तौर पर आप किसी जगह गए हैं या वापस आए हैं, दोनों सूरतों में हाथ साफ़ करें। अगर आप वॉशरूम गए हैं तब भी आप साफ़ करें। खाना खाने से पहले भी करना चाहिए, खाने के बाद भी करना चाहिए। आप किसी मरीज़ को मिलने गए हैं, उसके बेड को भी अगर आपने हाथ लगाया है तो उसके बाद भी आपके लिए हाथ धोना ज़रूरी पब्लिक है। प्लेस पर गए हैं तब भी हाँ, हाथ धोना बहुत क्योंकि ज़रूरी है। हमारा जो लाहौर है स्पेशली, इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया का मिट्टी के लिहाज से बहुत ही कंजेस्टेड किस्म का जो है ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना हाथों की सफाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बीमारियां जो हैं ये वायरस की बीमारियां ख़ास तौर पर आजकल भी वायरस आया हुआ है, तो इन दिनों भी हाथों का जो है वो ना बहुत से लोगों को हो रहा है हाँ ना जी, और ये आजकल। वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। बहुत हो रहा है और वो फैलता भी है, एक एक घर पूरे का पूरा बीमार पूरे है। का पूरा घर बीमार है और इंतहाई बीमार है कि हम लोग तो ये समझना शुरू हो गए थे कहीं कोविड ना हो दोबारा हाँ से, जी। कि इस कदर। तो अगर जी। हाथों को साफ रखा जाए तो हम इस तरह की चीज़ जो वायरल डिजीज़ उनसे बच सकते हैं हाँ, ना। प्रोटेक्शन तो हो सकती है ना कम से कम। तो वो हाथ अगर धोते रहे, वही बात कि सोप का इस्तेमाल ना भी हो तो हम पानी के साथ करके हम ये समझ हाँ, सकते हैं लेकिन कि कम हाथ से कम साफ हो गए हैं। जितना भी हो सके, लेकिन सोप जब भी इस्तेमाल करें फिर हाथों में, जब अगर फॉर एग्जांपल आप टॉयलेट से आए हैं तो फिर उस वक्त एंटीसेप्टिक सोप इस्तेमाल करना चाहिए। तो एंटीसेप्टिक सोप काफ़ी मिल रहे हैं, तो कोई भी आप दिन में 2-3 मरतबा ज़रूर एंटीसेप्टिक सोप इस्तेमाल करें हाथों के लिए स्पेशली। ओके, और अगर हम पाँव की सफाई की बात करें? अच्छा, पाँव का ये है कि पाँव में ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ना शुगर का मर्ज़ ऐसा है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त हम शुगर के लिहाज से नंबर 1 पे आ गए, और ये बड़ी कोई खुशी वाली बात नहीं है, अफसुर्दगी वाली बात है। शुगर के मरीज़ के बारे में कहा जाता है कि वो बेशक मुँह ना धोए, लेकिन पाँव ज़रूर धोए। वो इसलिए कि उसके पाँव में कॉम्प्लिकेशन शुगर की आती है, मुँह पे नहीं आती जल्दी, पाँव में आती। मैंने बहुत से मरीज़ों को देखा है कि उनके पाँव में कॉम्प्लिकेशन आई और उसके बाद उनका पाँव काटना पड़ा। अच्छा, इवन अगर जख्म नहीं भी है तब भी अगर आप पाँव गंदे रखते हैं हाँ तब जी। भी ये बढ़ सकता है? नहीं, वो होता ये है कि मरीज़ को एहसास नहीं होता। हम्म, ज़ख्म नहीं है, लेकिन वो एक जगह डार्क होनी शुरू हो गई। ओके। वो डार्क जो होता है वो गैंग्रीन होता है। या ज़ख्म जो है वो एक अलहदा बीमारी है हम्म, और ये डार्क होना एक अलहदा बीमारी है।
तो दोनों सूरतों में वो जो मसला है ना, वो फिर पाँव काटने तक नौबत आ Oh my जाती है। God. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई थी, हम्म, उसका नाखून काला हो रहा था। ओके। उसको हमने कहा कि बीबी ये नाखून कटवा लो, हम्म, क्योंकि अभी उसकी टिप काली हो रही थी ओके। पाँव के नाखून की, हम्म, पाँव का जो अंगूठा था। हम्म, कहती नहीं नहीं, मैंने नहीं कटवाना। हम्म। 4 महीने बाद आई तो उसका आधा पाँव काला हो गया था। Oops. हमने कहा अब पाँव काटना पड़ेगा। Oh my God. तो वो मतलब फिर उसने पाँव कटवाया। Oh, oh, oh. तो कहने का मसला ये है कि शुगर के मरीज़ को स्पेशली हम्म, अच्छी तरह साबुन के साथ धोए, पाँव में कोई भी चीज़ हो फौरी तौर पे उसका नोटिस ले। हम्म। तो पाँव की जो सफाई है ना, वो शुगर के मरीज़ के लिए बहुत और ज़रूरी है। आम इंसानों के लिए जैसे लोग जॉब करने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो बंद जूते अक्सर लोगों ने पहने होते हैं सर्दियों में भी, तो वो अक्सर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, वो इस फंगल वजह से हो इन्फेक्शन। रहा है कि वो जूते कंफर्टेबल ये सोच के नहीं पहनते कि ये मेरे पाँव के लिए कितने कंफर्टेबल है। अच्छा। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं जी, जूते ले लिए, या कुछ सस्ते समझ के ले रहा है या कोई ब्रांड समझ के ले रहा है। सस्ते या ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पाँव को कितना कंफर्ट देते हैं, अच्छा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो वो कंफर्टेबल जूते होने चाहिए और आपकी सॉक्स भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। ज़्यादा टाइट सॉक्स ना पहने, अच्छा। क्योंकि वो भी आपकी वो ब्लड सप्लाई के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं। सही। तो इसलिए ये पाँव का जो है ना, अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई जूते भी साफ पहन रहा है, सॉक्स भी साफ सुथरी पहन रहा है, तब भी उसको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं अगर वो जूता कंफर्टेबल नहीं है या सॉक्स कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, उसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि एक तो ये है कि अगर उसको फंगस हो रहा है, तो वो पहली बात तो जो हम बीइंग डॉक्टर्स कहते हैं कि वो ये कि फंगस को हम पंजाबी में या उर्दू उर्दू में कह लें उल्ली कहते हैं। हम्म, और ये जो है ना, ये उस वक्त लगती है जब उस चीज़ की प्रॉपर सफाई ना की जाए। अच्छा। ऐसे मरीज़ों को सुबह शाम किसी एंटीसेप्टिक लोशन के साथ सफाई रखनी चाहिए सही। और जूते तंग नहीं पहनने चाहिए, सही। उनको खुले जूते पहनने चाहिए। हम्म, और कोशिश करें कि कुछ अरसा वो सॉक्स ना पहने। अच्छा, सॉक्स के बगैर, हाँ, और यानी कि सैंडल्स जैसे होते हैं। जी जी, और ये जो है क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक सोप के साथ वो ना अपने पाँव को रोज़ाना साफ लेकिन करें। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी की जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसने प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाना है। नहीं नहीं, वो मैं आपको बताऊं, यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है हम्म, कि अगर जॉब की रिक्वायरमेंट भी है ना, तो मेरे पास कई लोग आए हैं, हम्म, तो मैं उनको अगर पैड के ऊपर लिख के दे देता हूँ कि इसको ये बीमारी है, इस लिहाज से जूते जो है ना, ये सॉक्स नहीं पहन सकता। सही। तो जूते खुले होंगे तो कोई भी बड़े से बड़ा अदारा भी मेडिकल बेसिस के ऊपर उसको अलाउ कर देता है। अच्छा, तो अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उनको सैंडल अलाउड है, और जरूरी फिर नहीं है कि अलाउड है वो उनको। बंद जूते लाजमी या हाँ हाँ, नहीं सॉक्स नहीं, टाइट लाजमी पहन कर आए। इसके अलावा आपने एंटीसेप्टिक सोप्स की हमारे बात पास की। तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कहते हैं जी डॉक्टर साहब, जब मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मेरा सिर भारी हो जाता अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं। है। तो हेलमेट ना पहनने के बहाने के तौर पर वो कहते हैं जी इस चीज़ का भी सर्टिफिकेट दे दे। तो आप देते हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ, मैं उसको देता हूँ जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में सर हैवी होने का चांस होता है। तो ऐसे मरीजों को तो दे देते हैं, लेकिन बाकियों को मैं कहता हूँ जी कि मैं नहीं दे क्या वो अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन पुलिस वालों को दिखाए तो चालान नहीं होगा? नहीं नहीं, चलान नहीं होता। अच्छा, तो हाँ आपने पता नहीं कितने लोगों के चालान बचाए हैं। हाँ, नहीं मैंने बचाए हैं, लेकिन मसला ये कि मैंने जो जेन्युइन लोग हैं ना उन्हीं के बचाए हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं कि किसी नहीं को नहीं, ऐसे चक्कर आ नहीं। रहे हैं, हाँ मुझे नहीं, हेलमेट नहीं लगाना तो चक्कर हाँ आ नहीं रहे हैं। नहीं, वो गलत बात है ना। देखिए, एक बंदे की बीमारी ऐसी है कि वो हेलमेट पहनेगा तो वो बीमारी उसकी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो वो उसको फिर नहीं लगाना चाहिए। पाँव के हवाले से हम बात कर रहे थे। अक्सर शूज़ लोगों ने पहने होते हैं, बड़ी स्मेली अक्सर लोगों के होते हैं। अ, शायद कोई, जैसे हम बात कर रहे थे, मानता तो कोई नहीं है कि मैं गंदा रहता हूँ या मैं नहीं रहता, लेकिन पाँव में से स्मेल आ रही होती है, किसी ने जूता उतारा जी स्मेल आ रही है, चाहे वो सुबह नहा के भी आए हों, चाहे वो साफ़ करके भी आए हों, फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपनी जुराबें रोज़ाना 2 मरतबा चेंज करनी चाहिए। हाँ, वो इसलिए कि उनकी वो जुराबें जो हैं, वो या तो टाइट ज़्यादा हैं या फिर वो जुराबें पूरी तरह क्लीन नहीं हैं। मैंने कई घरों में देखा है कि वो कपड़ों की सफाई का वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जी अगर सफ़ेद कमीज़ है तो वो तो पता चल गया कि वो पूरी तरह क्लीन हो गई है, लेकिन जुराबों को धोने में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती घरों बस में। मशीन में डाली, निकाल ली। मशीन में डाली और निकाल ली। ओके, तो अच्छे से इनको भी धोना ज़रूरी इनको है। बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके पाँव हाँ, स्मेल तो करते हैं। जिनके पाँव में से बू आती है, वो अपने घर में जुराबों के धोने का, या अगर कोई नहीं तावन करता तो खुद धो ले। और एक पर्स में रखे, एक पहने, ताकि 2 दफ़ा चेंज हो जाए, यानी कि जो आपकी जो स्मेल का मसला है वो भी हल हाँ हो जाए। इसके अलावा फिर डिओड्रेंट्स भी आ जाते हैं। जी जी, डिफरेंट चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी इस्तेमाल करना ठीक है। वो डिओड्रेंट्स। डीओड्रेंट इस जगह पे तो किया जा सकता है अगर आपका, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो आपने मास्किंग कर दी ना। वो ट्रीटमेंट तो ना हुई, अंदर से आपने नुक्स तो ठीक ना किया। नुक्स तो यही है कि भाई उसका देखें कि उसके पाँव का क्या ऐसा मसला है, तो वो और जुराबें अगर उसको पूरी तरह क्लीन नहीं मिल रही तो फिर तो वो बदबू करेंगी। फिर वो अपने
अपने जो हाइजीन है, अपना लाइफस्टाइल है उसका हाँ। ख्याल करें। एक सवाल मेरे जहन में था कि जैसे हमने बालों की भी बात की कि बालों को हमने इस तरह के केमिकल से नहीं धोना, हमने स्किन की भी बात की। ये बच्चों की जो चीज़ें बिक रही होती हैं, अब बड़ी आ रही है, बेबी ऑयल्स, बेबी शैम्पूज, बेबी सोप्स, जो बड़ी उम्र के लोग हैं मैंने उनको भी इस्तेमाल करते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि इसमें केमिकल्स नहीं तो तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो केमिकल्स उसमें होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में। तो वो ठीक हैं बड़ी उम्र के लोग, वो बड़ी लेकिन उम्र के लोगों के सफाई के लिए ठीक है ये हाँ, बेबी ठीक है, लेकिन सोप्स। बस बशर्ते कि ये कि उनको वो महसूस हो। देखें, एक होती क्लीनलीनेस, एक होता है क्लीनलीनेस का एहसास। अच्छा। जैसे एक बंदे ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं ना खाली ब्रश करता हूँ तो ये सफिशेंट नहीं है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हें वो क्लीनलीनेस का एहसास होता है कि मेरे दांत पूरी तरह साफ़ हो गए हैं? वो कहता नहीं, एहसास नहीं होता। तो मैंने कहा फिर तुम या टूथपेस्ट करो या फिर तुम मसवाक करो। और फिर मैंने उसको कहा कि वो कहने लगा जी बेहतर क्या है? मैंने कहा नीम की मसवाक करो। नीम की मसवाक की तो वो कहने लगा जी अब मुझे क्लीनलीनेस का एहसास भी होता है। यानी कि एहसास ज़रूरी है ये बड़ा कि ज़रूरी अगर है। आपको एहसास हो जाएगा आप क्लीन हैं हाँ, तो हाँ, वाकई क्लीन है, हाँ, हाँ। तो फिर उसके जो भी मसाइल हैं वो हल हो सही जाएंगे। बात। एंड पे हम इस चीज़ पे पहुंचे जिसे हमने शुरू किया था कि जब जितनी भी हमने ना अपनी जो सफाई के लिहाज से बात की, हमने अपनी बॉडी के लिहाज से बात की, उसमें जो वज़ू का हमने जिक्र किया था, हमने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र किया था, गुस्ल का जिक्र किया था। अगर इनको बेहतर तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए तो जितने भी तकाजे हैं हमारी जिस्म को साफ़ करने के वो पूरे हो जाते हैं, हाँ जी, पूरे हो जाते हैं। राइट। हाँ जी। इसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सकता है, वो जी, भी जी, फिर जी। वो गुस्ल का एक तरीका होता है, वज़ू का एक तरीका होता है कि उसको बेहतर तरीके से फॉलो किया जाए। हमारा मज़हब ये एक समझ लें कि एक लिहाज से वैसे तो कहा जाता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़्यादातर लोगों ने मज़हब को जो है ना सिर्फ़ इबादत समझ लिया है। वो इबादत नहीं है। आप उसको किसी भी जगह, इतनी ज़्यादा इसमें वैरायटी है। हाँ जी, मेडिकल साइंस की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब आके प्रूव हो रही हैं, हमारे मज़हब ने 1500 साल पहले बता दिया था। तो ये है कि अपने मज़हब को मेरा एक समझ लें लास्ट मैसेज है कि इसको इबादत के अलावा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके भी देखें। तो फिर आपको पता चलेगा कि हम जो बुक्स में या हदीसों में लिखा हुआ है कि हमारा मज़हब जो है वो हर फील्ड में फ़ायदा करता है, तो वो वाक़ई आपको फिर यकीन आएगा कि वाक़ई फ़ायदा करता है। मज़हब सिर्फ इबादत नहीं है, पूरा एक हाँ, लाइफस्टाइल है। पूरा उसको लाइफ़स्टाइल। फॉलो करेंगे हाँ तो जी। हम बहुत, हमारी हेल्थ भी अच्छी रह हाँ सकती जी, है और हमारी बल्कि ये जिसको हम कहते हैं ना हेल्दी लाइफ़स्टाइल है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप इसको पूरा अडॉप्ट करें। हालाँकि अगर आप गौर करें कि जहाँ पे मज़हब ये शुरू हुआ था, वो अरब का इलाका था और वहाँ पे पानी की शदीद कमी थी। लेकिन उसके बावजूद सफाई पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया, जिसमें वज़ू के लिए भी पानी चाहिए और गुस्ल के लिए भी पानी चाहिए। तो मतलब वो ये नहीं देखा गया कि पानी की कमी है तो इस इलाके के हिसाब से देखा जाए। उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत ये है कि सफाई होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, क्योंकि जैसे हमने एक-एक चीज़ को डिस्कस किया तो हमें पता चला कि हमारे पूरे लाइफस्टाइल में सफाई का इतना बड़ा रोल है। बहुत ज़्यादा अगर रोल है। इसको फॉलो करेंगे तो हम, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, शायद बिल्कुल हमारा सही। मूड भी अच्छा रहेगा और हम हाँ जी, मूड भी सैटिस्फाइड अच्छा भी रहे। रहेंगे और हाँ जी, आस-पास के लोग हैं उनको भी स्मेल नहीं आएगी, वो भी खुश रहेंगे वो भी हमारे खुश साथ, रहेंगे। आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें एक बार से फिर टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ जो लोगों से रिलेटेबल हो, जो लोगों के कॉमन मसाइल हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़े अच्छे शुक्रिया। से हमें समझाया कि किस तरह से हम साफ रह सकते हैं। आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी जल्द। डॉक्टर साजिद कयूम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।